हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वाइस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस की जिससे भारत के परिवार प्रभावित हुए हैं 21वीं शताब्दी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर। अब एक एक करके उन सारे मेजर चेंजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेजर चेंज जो है दैट इज चेंज इन द फैमिली। पॉइंट ही यही है कि फैमिली के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वही एक प्रकार से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज है। समझते हैं इसको कि राइटर क्या कहना चाहता है। पहले के ज़माने में क्या होता था। अच्छा, एक बात याद रखना जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, हर एक पॉइंट के दो पहलू हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पहले के ज़माने में परिवार जो था वो एक प्रिंसिपल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था। कहने का मतलब ये है, घर परिवार के सारे लोग ना जर्नली एक ही काम धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते थे। और पहले के ज़माने में पूरा भारत जनरली कौन से काम में इन्वॉल्व होता था जिसमें सारे घर परिवार के लोग इन्वॉल्व होते थे? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि खेती बाड़ी और उससे मिलती जुलती एक्टिविटीज़। जैसे खेती बाड़ी कोई कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जो कोर खेती बाड़ी होती है, फसलें वगैरह उगाना काटना, वो तो खेती बाड़ी के अंदर आ जाता है। एलिड एक्टिविटीज़ कैसे हो गया कि अगर आप बफेलो फार्मिंग, काउ फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिस करके दूध की डेयरी खोल लेते हो जहाँ पर आप दही पनीर वगैरह बेच रहे हो, आपने मुर्गियों का पशुपालन करा तो आप अंडे की दुकान खोले हुए हो, तो वो सब आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ के अंदर। तो जर्नली ऐसे कामों को संभालने के लिए घर परिवार के सारे लोग एक ही धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते थे, एक ही प्रकार का काम धंधा करते थे। तो पहले की फैमिलीज जो थी वो प्रिंसिपल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन थी, सब लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म होती चली गई इनटू कंजम्पशन यूनिट, ठीक है। कि अब फैमिली मेंबर जो हैं वो कंजम्पशन यूनिट का पार्ट बन गए। कहने का मतलब यही है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी आपको, प्रोडक्शन यूनिट और कंजम्पशन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट से फैमिली ट्रांसफर होकर कंजम्पशन यूनिट कैसे बनती है। अब क्या होने लगा है, इंस्टेड ऑफ ऑल द मेंबर्स वर्किंग टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंटरप्राइज, ऐसा भी नहीं है कि पूरे भारत के हर परिवार के लोग जो हैं वो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक बिजनेस, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंटरप्राइज के अंदर नहीं इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप आज के ज़माने में जो बनिया कम्युनिटी के लोग होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनके चाचा ताऊ मामा, सबके भतीजे, दूर के रिश्तेदार सारे आपस में ही बिजनेस करना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर मैं नाम लूँ तो जो राजस्थान के अंदर या देश के कुछ इलाकों में जो मारवाड़ी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो भी आपस में ही एक दूसरे के घर परिवार रिश्तेदारों में ही आपस में धंधा करना पसंद करते हैं। तो ये जो पॉइंट है डाइल्यूट काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है कि आप ये टैग लगा दो कि देश का, भारत का हर एक परिवार का जो व्यक्ति है अब वो साथ मिलकर काम नहीं करके सब लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। ये यहाँ पर 21st सेंचुरी के बाद राइटर यहाँ पर एक जर्नल फीचर बता रहा है कि ज़्यादातर घर परिवारों के साथ इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर ये चीज़ें, ये चेंजेस विटनेस करे गए हैं। तो इंस्टेड ऑफ ऑल द मेंबर्स वर्किंग टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंटरप्राइज, अब क्या होने लगा है, कुछ गिने चुने जो मर्द हैं वो घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए और पैसा कमा कर लेकर आते हैं जिससे घर परिवार चल सके। इसकी वजह से फैमिली रिलेशंस अफेक्ट हुए हैं। कैसे, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जब घर परिवार का कोई भी व्यक्ति, अभी हालांकि यहाँ पर बात सिर्फ मर्दों की हुई है, कमाने के लिए जर्नली आज भी आप जानते हो कि औरतों से ज़्यादा अगर पूरे इंडिया को देखा जाए, पूरे इंडिया के कॉम्बिनेशन में घर परिवारों को देखा जाए तो मर्द ही जो एक फैमिली बटर या फैमिली इनकम को कमाने वाला, घर की रोजी रोटी को कमा कर लेने वाला आज भी मर्द ही माना जाता है। बहुत सारी जगह पर घर परिवारों के अंदर, बहुत सारे शहरों में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें अलग तरीके से भी नज़र आता है जहाँ पर घर की औरतें भी काम करती हैं। लेकिन अगर हम पूरे हिंदुस्तान को कंसिडर करें,
हिंदुस्तान के सभी घर परिवार को टोटलिटी में इंटीग्रेटेड मैनर में अगर हम उनके बारे में बात करें टोटलिटी में लेकर, तो आपको यही पता लगेगा मेल मेंबर्स ही जनरली घर से बाहर जाते हैं काम करने, और फीमेल से, विमेन से ये एक्सपेक्ट करा जाता है घर की औरतों से कि वो बच्चे संभालेंगी या फिर खाना वगैरह बनाएंगी और सास ससुर की सेवा करेंगी। ठीक है, फैमिली रिलेशंस इसकी वजह से कैसे डाइल्यूट हुए हैं? ऑब्वियस सी बात है, मेल मेंबर अगर बटर कमाने जा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर कमाने जा रहे हैं, रोजी रोटी कमा कर लेकर आ रहे हैं, उसको इंग्लिश में ब्रेड एंड बटर बोला जाता है, तो वहाँ पर वो थके आते हैं शाम को, अब उनके पास उतना टाइम है नहीं, या फिर पूरे दिन में जो भी दिनचर्या उन्होंने बिताई, एक्टिविटीज़ जो उन्होंने करी है, वो थक गए हैं, थक के चूर चूर हो चुके हैं, तो बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ रही उनसे कुछ कहने की, या फिर घर परिवार का माहौल जो है शाम के टाइम पर पापा के आने के बाद ऐसा रहना चाहिए कि शांति बनाकर रखो। तो उस वजह से क्या होने लगा है कि फैमिली रिलेशंस काफ़ी हद तक अफेक्ट होते हैं। अब अगर बाप अगर एक इतना इंपॉर्टेंट पिलर है फैमिली का, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर आके बच्चों से बात करे, उनका हालचाल पूछे, स्कूल में क्या हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर। लेकिन ऐसे इंट्रैक्शंस दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेजर चेंज जो इंडियन फैमिली सिस्टम के अंदर विटनेस करा गया, डेट इज फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जो है, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री में काम करना, इसका मतलब ये होता है इंडियन सोसाइटी या सोशियोलॉजी के अंदर कि बड़े सारे जो यंग एडल्ट्स हैं, अब उनको ना क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट बन जाओ बचपन से ही। हम माँ बाप के पैसों के भरोसे नहीं रहेंगे, भले ही हमारी फैमिली की सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो। हम अपने बड़े भाइयों से, दीदियों से पैसा नहीं मांगेंगे, हमें अपना खुद का कुछ करना है, हमें कमाना है। हम कुछ भी करेंगे, चाहे ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, चाहे फ्रेंड के रेफरेंस से किसी कॉल सेंटर में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। तो ये यंग एडल्ट्स के अंदर ना एक ये होड़ मची है भारत के अंदर। क्यों मची है? क्योंकि 21st सेंचुरी के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं 1991 के बाद से, जब से ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स हैं, 1991 के बाद से बड़ी सारी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यंग एडल्ट्स के लिए ओपन हुई है, स्पेशली सॉफ्टवेयर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स, कॉल सेंटर्स वगैरह। तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं कि फैमिली के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंस जो है उससे वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है जो कि सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई करा है, तो वो स्टडीज़ में आपके सामने रख देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी से पैसे मांगते हैं ना, तो चाहे वो हमारे माँ बाप क्यों ना हो, हमारे हाथ में एक लिमिटेड पैसे आते हैं, और इंसान की इच्छाओं का तो कोई अंत होता नहीं है। और जब हम देखते हैं कि हमारी ही एज के लोग कुछ और काम करके इतना कमा पा रहे हैं कि वो घर में दे चाहे ना दे, लेकिन उनके बाहर के शौक बहुत ज़्यादा पूरे हो पा रहे हैं। अगर हम घर पे रहेंगे, बड़े भैया बड़ी दीदी से या मम्मी पापा से, चाचा से, ताऊ जी से मांगेंगे तो हमें लिमिटेड पैसा ही मिलेगा। उतने में अगर मेरी कोई इच्छा है, मुझे पार्टी करनी है, गर्लफ्रेंड को एक अच्छे रेस्टोरेंट में उसके बर्थडे पे खिलाना है, अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है बर्थडे पार्टी की, शोशाबाजी दिखानी है अपनी, तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे मुझे घर वालों से। और अगर मिल भी गए और मैंने उसको खर्च कर दिए तो इमीडिएटली मैं फिर से पैसा नहीं मांग पाऊंगा। तो कई लोगों को लगता है कि घर वालों से थोड़ा सा परे होकर मुझे अपना खुद का पैसा कमाना है, खुद का कुछ स्टार्ट करना है। तो ये जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है ना, आज़ादी जो चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए यंगस्टर्स को, इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो अथॉरिटी है फैमिली की, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली या फिर हेड ऑफ द हाउस होल्ड, उसका जो वर्चस्व है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता चला गया है एज कंपेयर टू ओवर दोज अर्निंग मेंबर्स। कैसे? घर परिवारों के अंदर समझने की कोशिश करना ध्यान से। घर परिवारों के अंदर घर का जो मुखिया है, जर्नली उससे एक्सपेक्ट करा जाता है या करा जाता था इंडियन परिवारों के अंदर कि ये घर चलाएगा, घर का डिसीजन वगैरह ये लेगा। अब चलाने का मतलब ये है कि भले ही कोई भी पैसा कमाकर आ रहा है, लेकिन वो अपने घर के मुखिया के हाथ में रखेगा कि आप घर चलाओ। ठीक है?
अब लेकिन क्या होने लगा है, अगर आपके हेड ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर हैं या वो कमाते नहीं हैं, आप कमाने जा रहे हो और आप घर चलाते हो, या फिर घर कोई भी चला रहा हो लेकिन आपकी इनकम बाकी फैमिली मेंबर्स की इनकम के कंपैरिजन में बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है, आपका हाथ बहुत अच्छा है पैसों के मामले में, तो आपकी उम्र घर में बाकी परिवार के लोगों से भले छोटी क्यों ना हो, भले कम क्यों ना हो, आप लेकिन उनको सुनाने का पॉइंट पॉइंट पे दम रखोगे। घर का राशन तो मैं भरवाता हूँ, बिजली के बिल तो मैं भरता हूँ, किराया तो मैं देता हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरी वजह से शौक पूरे हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यंगस्टर्स, यंग एडल्ट्स के दिमाग में आने लगा है, जिसकी वजह से हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द हाउस होल्ड का जो वर्चस्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर है वो एक प्रकार से डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली घर के दादा बने घूमते हैं। कहने का मतलब ये है, बड़ी सारी सिटीज में इसके बियॉन्ड भी एक सोने पे सुहागा पॉइंट हुआ है। क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या अर्बन सेंटर्स के अंदर औरतें भी काम करने जाती हैं, जैसे उनके हस्बैंड सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो वो भी जाती हैं बाहर सैलरी बेसिस पे काम करने। तो राइटर यहाँ पर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स भी हैं, हर एक पॉइंट की जो हेडिंग है और उसके नेगेटिव रिपरकशंस भी बताए हुए हैं। तो आप इस पॉइंट को खुद से ऐसा सोच सकते हो कि औरतों के घर की काम करने की वजह से वो परिवार अच्छा होगा कि घर की औरतों को काम करने दे रहा है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं आई है 21वीं सेंचुरी के अंदर। लेकिन इसके साथ ही दो चीज़ें हुई हैं कि एक माँ, एक औरत जो कि अपने बच्चे को, जब वो कच्ची उम्र का धागा है उसको अच्छे से पिरो सकती है, जैसा उसे बनाना है, वैल्यूज़ देनी है, टीचिंग्स, तालीम सिखानी है, तो वो औरत एक घर की कर सकती है। एक बाप बच्चे को, अपनी लड़की, अपने बेटे को वो बातें ना सिखा पाए जो शायद से एक माँ समझा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी औरत जो घर से बाहर काम करने निकल रही है और उसको उतना ही टाइम लग रहा है जितना घर के मर्दों को लगता है, और वो भी घर को चला रही है, उसका भी घर में कंट्रीब्यूशन है, उसके पास भी टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ऑफिस से आने के बाद। अब वो भी थकी पड़ी और हो सकता है कि इवन ऑफिस का काम डिनर करने के बाद उसको लैपटॉप पे दोबारा बैठ के पूरा करना पड़े। तीसरी चीज़, इसका नेगेटिव रिपरकशन, इसका नेगेटिव प्रभाव ये भी है कि बहुत बार जो औरत है जो ऐसा कमाने के लिए बाहर निकल रही है, वो हो सकता है ओवरबर्डन्ड हो जाए अपने काम से, ठीक है। और इससे एक ट्रेंड ये भी देखने को मिला है कि जब ओवरबर्डन्ड है कोई पर्सन और वो परेशान है या उसको अपने स्पाउस से उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत नॉर्मल है किसी के लिए भी आज के ज़माने में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, जिससे फिर पर्सन के साथ होता क्या, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का भी चल सकता है, यहाँ पर औरत भी ले लो, आप मर्द भी ले लो, किसी का भी बाहर अफेयर चल रहा है शादीशुदा होने के बावजूद भी। इससे इंसान होता क्या कि इससे इंसान ना सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है। सेल्फ सेंट्रिक का मतलब ये कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, बाकी चीज़ें जाएं या बाकी लोग जाएं, भले ही वो मेरा डीएनए क्यों नहीं है, भले ही वो मेरा बच्चा क्यों नहीं है, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपना सोचना है, मैंने बहुत कर लिया घर परिवार के लिए। जिस दिन ये फीलिंग आ जाती है मन से, तो उस दिन इंसान सेल्फ सेंट्रिक बन जाता है। और जब सेल्फ सेंट्रिक बन जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना लाजमी है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का जब पर्सन ने सोच लिया है तो वो सेल्फ सेंट्रिक हो सकता है। तो वो एक आपका चीटिंग पार्टनर बन सकता है, जो कि अपनी लाइफ को तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपकी लाइफ को भी हेल्प कर देगा, ठीक है। और इसका फिर एक चौथा दुष्परिणाम ये भी है कि अगर औरत घर के बाहर निकल रही है पैसा कमाने के लिए, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही है, उसका लाखों या करोड़ों का पैकेज है, तो फिर एक ऐसी औरत जो है, अगेन हेड ऑफ द फैमिली की, अपने सास ससुर की या इवन अपने हस्बैंड की हो सकता है कि इज्जत ना करे। ये सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं स्टैंड को, हम यहाँ पर सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफा बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बस रिपरकशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम जर्नली हिंदुस्तान की गलियों में, मोहल्लों में, घर परिवारों में देखते हैं कि फिर उस औरत को क्योंकि ये लगे या फिर उसके अंदर अपने पैरों पर खड़ा होने की एक आड़ के चलते ऐसा घमंड आ जाए कि
वो अपने सास ससुर से ये कह सके कि मेरी पैसा कमाने की औकात तुम्हारे बेटे से ज़्यादा है। या फिर अगर उसको घर चलाना पड़ जाए और उसका हस्बैंड की जॉब छूट गई है या फिर कोई हेल्थ इश्यूज है, तो वो कल को इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर सकती है कि ये घर मेरी वजह से चल रहा है। अगेन ये सब चीज़ें जब हाईलाइट होंगी, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर, औरतों का बच्चों पे ध्यान नहीं देना, या फिर बाहर जाकर काम करने की परमिशन मिल जाना उसे, घर पर शाम को आकर थक कर सो जाना या ऑफिस का काम ही करते रहना, या फिर मुंह चलाना घर पे, ठीक है, या ऐसा जताना कि घर हम ही चला रहे हैं या फिर हमारे पैसों की वजह से चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं रिश्ते शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में खराब होते ही हैं। और ये भी फैक्टर जितने मैंने आपसे डिस्कस करे ना दोस्तों, ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर्स बन चुके हैं कि भारत के अंदर, आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि भारत के अंदर इन्हीं सब रीजंस की वजह से, जो मैंने आपको 4-5 रीजंस बताएं, जो डाइवोर्स रेट है वो अमेरिका की तरह साल प्रति साल बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका कोई डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इसके अंदर शुरू ही नहीं हो रही है, ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है। क्योंकि जिस दिन आपको ये लग जाता है कि यार मैं इतना सक्षम हो चुका हूं या मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूं, मुझे अब हस्बैंड और अपने पार्टनर की या बच्चों की या इनकी सास ससुर की गुलामी करने की, कोई भी हो, एक मर्द के मन में भी ये वाली बात आ सकती है, एक औरत के मन में भी ये वाली बात आ सकती है कि भाई हम अपना देख लेंगे और मैंने लाइफ में सबके लिए बहुत कर लिया, मुझे अपना ही देखना है। तो आप अपने रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लोगे, उससे रुख मोड़ लोगे अपना। और जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारियों से अपना रुख मोड़ लिया और आप सेल्फ सेंट्रिक हो गए, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, तो आपको तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले आप अपनी लाइफ से कौन सी चीज़ हटाओगे? जिसको आप दिन भर, अभी तक जिसके साथ आप दिन भर साथ रहते थे, लेकिन लेकिन अब आपका दिमाग आपसे कहेगा कि मैं दिन भर इस पर्सन को साथ झेलता हूं। और पर्सन की इमीडिएट मिरर इमेज कौन होता है? उसका स्पाउस, उसका मेट, उसका पार्टनर। एक मर्द के लिए उसकी बीवी, एक बीवी के लिए उसका मर्द। तो आप सबसे पहले, क्योंकि उनसे ही थक जाते हो, दिमाग में आपके मन के अंदर अब उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हो, तो सबसे पहले आप उसी पर्सन को अपने जीवन से दूर करने लग जाते हो। ये रीजन होता है डाइवोर्स का। ठीक है। अगला फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन। बड़े सारे जो समाज शास्त्र पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने रिवील करा है कि सिटी लाइफ जो है ना, वहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम डाइल्यूट होता जा रहा है और बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज तो आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं। अब सिटी लाइफ जो है 90% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी वहां पर छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज। अब मजाक देखो, ज्वाइंट फैमिली है शहरों में लेकिन बड़ी नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो भी बड़ी नहीं है, वो छोटी है। कम से कम लोग, मतलब मियाँ बीवी और बच्चे, बस। इसके अलावा पांचवा मेंबर, मतलब डेफिनेशन में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। बच्चे कैटेगरी नंबर 1, मम्मी कैटेगरी नंबर 2, पापा कैटेगरी नंबर 3, चौथी कैटेगरी कोई फिट नहीं होना चाहिए। ये लोगों का रह गया एटीट्यूड या बिहेवियर, बिकॉज सिटी लाइफ इज जनरली एक्सपेंसिव। लेकिन सिटी में फिर जा क्यों रहा है इंसान? इन ऑर्डर टू अर्न और अपने लिए फेवरेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने। हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लाइफ जी सकें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकें, अच्छी लाइफ दे सकें, वो इंग्लिश बोलना सीखें वहाँ पर जाकर, हमारे पैसों का रुतबा ज़्यादा हो, शहरों में कमाई ज़्यादा होती है तो रिश्तेदारों के सामने हमारा वर्चस्व ज़्यादा होगा। तो शहर तो चले गए, मतलब पर्सन जो है वो शहर तो चला गया, मियाँ बीवी सेटल होने शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़कर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम उन्होंने शहर में तो बसा ली। लेकिन दिक्कत फिर यहाँ पर वही है जो सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी कि मम्मी भी अगर वर्किंग है तो फिर बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा है कि हम तो 1 लाख रुपए महीना भी कोई बेबी सेटर लेता होगा तो हम उसको दे देंगे, है ना। और जॉइंट फैमिली सिस्टम से दूर और भी मतलब ऐसे परिवार होते चले जाते हैं कि टाइम ही नहीं है किसी ओकेशन पे जाने का,
किसी आपके रिश्तेदारों के घर, घर परिवार के घर कोई अच्छा बुरा कुछ भी हो गया, तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे रहे हो, सो हैप्पी फॉर यू, सो सैड फॉर यू। तो ऐसे आपके पास रिक्वायर्ड टाइम कभी बन नहीं पाएगा, तो आप दूर होते चले जाओगे। जिस प्रकार से भारत में एक शादीशुदा औरत, जब उसका राज्य स्टेट जो होता है वो अलग होता है उसके मायके से, उसके मम्मी पापा के घर से, तो साल में वो 2 बार जा पाती है मुश्किल से, गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, बीच में अगर कोई ओकेशन आई तो मान लो कि सब कुछ करके 5 बार चली जाएगी साल में। तो कहने का मतलब तो ये है कि शादी के बाद पूरे जीवन काल में, इसका मतलब वो अपने माता पिता को तो 500 दिन भी नहीं देख सकती टोटल मिलाकर। तो ऐसे पैसे का या ऐसी लाइफ का क्या मतलब? और इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आने वाले साल में मेंस के अंदर कि पैसा ज़रूरी या अटैचमेंट ज़रूरी या हैप्पीनेस ज़रूरी, घर परिवार के रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी। मतलब टोन कुछ ना कुछ ऐसी बनाकर यूपीएससी एक मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसलिए अर्बन लिविंग जो है, शहरों में रहना जो है, वो वीकेंड कर देता है हमारे ज्वाइंट फैमिली पैटर्न को। वहां पर सब लोग अलग होने का सोचते हैं शहरों में कि यार घर पे यार अगर यार रात को एक आइसक्रीम की ब्रेक लेकर आएंगे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होगा तो सबको बांटनी पड़ेगी, तो फिर एक ब्रेक से तो काम चलेगा नहीं, फिर कम से कम 5 या 10 ब्रेक आनी चाहिए, फिर जो लेकर आ रहा है उसके ऊपर बर्डन। शहरों में खर्चे ज़्यादा, और कई घर परिवारों में क्या है, खर्चे ज़्यादा कमाई कम है। तो अगर ज्वाइंट फैमिली के साथ रहेंगे और वहाँ पर 4-5 लोग कमाने वाले निकम्मे हैं कि वो उतना कमा कर दे ही नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी एक ही पर्सन के ऊपर है। मान लो कि आपके चाचा घर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ताऊ जी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आपके पापा हैं बीच के, उनसे छोटे चाचा, उनसे बड़े ताऊ जी, दोनों ही पैसा नहीं देते हैं घर में किसी चीज़ के लिए, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी आपके पापा को? अलग हो जाते हैं। तुमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है किसी का, सब कुछ तुम ही क्यों करोगे? इसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली के जो पैटर्न है शहरों के अंदर वो स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। यानी कि शहरों के अंदर आपको 99% टाइम्स आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ही देखने को मिलेगी, जहां पर डेफिनेशन ऐसे परिवारों की ये होती है, माता पिता और 2 या 3 बच्चे या एक बच्चा जो भी है। इसके अलावा दादा दादी, चाचा ताऊ, चाची बुआ, ये कोई भी नहीं रह रहे, ये कहीं सब अपना अपना रह रहे हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेजिस्लेटिव मेजर्स यानी कि लॉ जितने भी आप यहाँ पर सुनोगे ना, आपको लगेगा कि उस सब इन सारे लॉज के पॉजिटिव रिपरकशंस ही इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन फैमिली सिस्टम के ऊपर, लेकिन राइटर यहाँ पर आपको नेगेटिव रिपरकशन भी कुछ बताएगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बातों को ट्विस्ट करते हुए। समझना है इसको। देखो, आप सब जानते हो कि आज़ादी के बाद से लेकर विभिन्न सरकारों ने हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जिससे आप अर्ली मैरिज अब नहीं कर सकते। जैसे गांधी जी का जो विवाह था वो 13 साल की उम्र में हो गया था, पहले शादी जल्दी हो जाती थी। अब लेकिन लड़के और लड़की की जो रिक्वायर्ड एज है मैरिज की, मिनिमम एज है, उसको बढ़ा दिया गया है ना। तो अर्ली मैरिज के ऊपर प्रोहिबिशन है, गैर कानूनी है ये सब चीज़ें, और मिनिमम एज फिक्स कर दी गई है। ठीक है, और ये सब कुछ हुआ है बड़े सारे पार्लियामेंट के द्वारा जो पास करे गए एक्ट हैं उनकी मदद से। कुछ आज़ादी से पहले पास हो गए थे अंग्रेज़ी हुकूमत में, कुछ हमने आज़ादी के बाद इंडियन पार्लियामेंट में पास करवाए। जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये आज़ादी से पहले आ गया था 1929 में, 1929 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। ये दोनों ही मैरिज एक्ट जो है, इनके फ़ायदे तो हैं, लेकिन राइटर का व्यू पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई का जो पीरियड है, जितने टाइम में मतलब हम 12th करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाकर हमारी कहीं नौकरी लगती है, तो ये जो पीरियड ऑफ एजुकेशन है, जिस टाइम पीरियड में, जिस कार्यकाल में एक लड़का या लड़की अपनी शिक्षा को कंप्लीट करते हैं, ये पीरियड काफ़ी लेंथन हो चुका है इसकी वजह से। अब राइटर यहाँ पर किसी भी तरीके से चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाल विवाह को, लेकिन वो एक बस रिपरकशन बता रहा है, चाहे इसको कोई माने चाहे ना माने। वो पॉजिटिव नेगेटिव टोर की बात ही नहीं कर रहा राइटर यहाँ पर। ये पॉइंट हमें ये बता रहा है
कि पीरियड ऑफ एजुकेशन इसकी वजह से लेंदी हो गया, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, शादी कर लेना ही एक प्रकार से माना जाता था कि बंदा या बंदी सेटल हो गए हैं। जिसकी शादी किसी भी उम्र के अंदर हो गई है, आज भी वैसे यही माना जाता है कि जब हम सब कुछ कर लेते हैं या थोड़ी सी एज होने लग जाती है कि शादी कर लो। क्योंकि मैरिज जो है आज भी भारत में और पहले तो और भी ज़्यादा एक प्रकार से ऐसा माना जाता था कि मैरिज इज इक्वल टू सेटल्ड लाइफ। फिर चाहे एक लड़की का हस्बैंड है वो चने का ठेला क्यों ना लगा रहा हो, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, बट अपने बीवी को, अपने बच्चों को वो मनचाहा जीवन या मनचाही लाइफ ना दे सके। लेकिन इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि ऐसे एक्ट्स की वजह से घर परिवार के लोग ना भारत के अंदर जागरूक भी हुए हैं, चाहे कैसा भी घर परिवार हो। अब यहाँ पर हम कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे हैं जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की, वो जागरूक भी हुए हैं कि हमें बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाना चाहिए। घर परिवारों के साथ या अभी तक हम जो काम करते हुए आए हैं, जो मीनियल वर्क हैं, छोटे काम हैं, जो घरों में बर्तन मांजना, उसके साथ उस काम को करते करते आप अपनी बेटी को साथ ले गए, पढ़ाई छुड़वा दी आपने उसकी। तो बहुत सारे घर परिवार के लोग ये जागरूक हुए हैं कि हम कष्ट उठा लेंगे या हम जो मर्जी काम धंधा कर लेंगे, लेकिन हमने जो देखा है बुरा वक्त कि हमारी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई, उस वजह से हमारा जीवन आज एक नरक बना हुआ है, हम वो अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे घर परिवार के लोग इन एक्ट्स के पास होने की वजह से ये भी समझ पाए हैं कि शिक्षा सामाजिक स्तर पर अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा एकमात्र एक बहुत बेहतरीन टूल है, एक बहुत बेहतरीन अस्त्र शस्त्र है जिससे हम अपने बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं। और भी कुछ लॉज पास हुए थे हमारे देश में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, जैसे विडो री मैरिज एक्ट 1856, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इन सभी ने फैमिली के अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है ना, इंटरपर्सनल क्या होता है सॉरी, एक पर्सन का संबंध दूसरे के साथ, इसको भी प्रभावित करा है। कैसे? आप यहां पर एक एग्जांपल को पकड़ लो, इस वाले को, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो कैसे ट्रांसफर होगी। जब इस एक्ट को पास करा गया और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के चेंजेस जब आए, तो आगे चलकर ये भी बोला गया डॉटर्स का भी इक्वल योगदान होगा, बेटियों को भी प्रॉपर्टी अपने बाप की प्रॉपर्टी के हिस्से में से उतनी ही मिलेगी इक्वल वे में जितनी भाइयों को या बेटों को मिल रही है। माँ बाप के जो बेटे हैं उनके साथ बेटियों का भी बराबर का हक होगा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में। सिर्फ भाई नहीं खा सकता, घर का बेटा नहीं खा सकता उस प्रॉपर्टी को, अगर लड़की है तो उन माँ बाप की। अब इंटरपर्सनल रिलेशन इससे कैसे पता चला? कल को प्रॉपर्टी के विभाजन की बात आई तो घर के लोगों के बीच में एक फूट पड़ गई, एक कलेश हो गया कि आपके दादाजी के मरने के बाद आपके चाचा, आपके पापा, आपके ताऊजी में लड़ाई हो गई प्रॉपर्टी को लेकर। चलो बढ़ गई प्रॉपर्टी। अब रिश्तों में ऐसी खटास आ गई कि आप और ताऊजी के बच्चे, आप और चाचा के बच्चे, आप और बुआ के बच्चे आपस में बात ही नहीं करते हैं। और पता चला वो आपने 10-10 साल से पूरे जीवन भर उनसे बात नहीं करी। तो इन एक्ट्स की वजह से हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुष्परिणाम भी आए हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन है जो फैमिली की वो भी चेंज हुई है। अगेन इसी एग्जांपल को पकड़ लो, जब सक्सेशन राइट सबको मिल गए तो घर की एक डॉटर ने ये बोला, मान लो कि आपकी बुआ ने घर पे ये पॉइंट रखा कि प्रॉपर्टी में मुझे भी हिस्सा चाहिए, मेरी भी बाप की प्रॉपर्टी है। आपके पापा, आपके ताऊजी और आपके चाचा के सामने आपकी बुआ ने ये वाला पॉइंट रख दिया और वो दबने को तैयार नहीं है अपने भाइयों के आगे, यानी कि आपके पापा, चाचा और ताऊजी के आगे। उनको चाहिए हिस्सा, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत टाइट चल रहा है या मेरे बच्चों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, हमारा काम धंधा पहले जैसे नहीं रहा है, और क्योंकि ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है तो मुझे इस घर की प्रॉपर्टी को या इस घर को या इस प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी हिस्सा होता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मुझे क्योंकि अपना जीवन सुधारना है। अब उसकी वजह से क्या है कि आपने उनको हिस्सा दे दिया और बोल दिया कि इस घर से निकलो और
आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना, तुम्हारे हमारे संबंध जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो फैमिली की कॉम्पोजिशन मतलब जॉइंट फैमिली या कॉम्पोजिशन साइज अगर बड़ा भी है ना, तो इन सब मुद्दों की वजह से वो छोटा 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 होता होता श्रिंक होता होता न्यूक्लियर फैमिली बन गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फाइनल रिपरकशन यही निकला कि जॉइंट फैमिली की जो स्टेबिलिटी है ना वो प्रभावित होने लगी है। क्योंकि जहां पर सारे मेंबर्स के दिमाग में या किसी एक मेंबर के दिमाग में प्रॉपर्टी, पैसा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा, ऐसी बातें जब घूमने लग जाएं तो परिवार का टूटना लाजमी है। क्योंकि एक अच्छे से अच्छे एम्पायर को, परिवार को गिराने का काम घर का विभीषण कर देता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं चेंजेस इन मैरिज सिस्टम। अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब से एज चेंज हुई है मैरिज की, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा, ठीक है, थ्रू चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, है ना, जिसकी वजह से मिनिमम जो एज है वो फिक्स कर दी गई है। अब तो लड़कियों की भी मिनिमम एज बढ़ा दी गई है कि वो शादी कब कर सकती हैं। और जब से हमारे भारत के समाज में इन सब चीज़ों की जो गूंज पड़ी है ना, जैसे आगे बढ़ने से पहले आप इस पॉइंट को देख लो, लोगों के दिमाग में ना वेस्टर्न वैल्यूज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न साइंस, रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये तो ठीक है, लेकिन अब ना लोग बहुत ज़्यादा प्राउड तरीके से ये बात करते हैं घर परिवार के अंदर, यार मेरी भी तो इक्वालिटी कोई चीज़ है, मुझे भी तो फ्री लाइफ मिलनी चाहिए, ठीक है, औरतों के पास भी तो फ्रीडम होनी चाहिए, जो कि सब अच्छी वैल्यूज़ है, डेमोक्रेसी वगैरह वेस्टर्न वैल्यूज़। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि हम अपनी इंडियन वैल्यूज़ को दरकिनार करके कंप्लीट तरीके से वेस्टर्न बनते जा रहे हैं अपनी वॉइस के अंदर। लाइक मुझे लिबर्टी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, और जो यूथ आजकल के निब्बियाँ जो एक बात रखते हैं, भाई मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। तो आजकल के लड़के लड़कियों का, यंगस्टर्स का ये डिमांड करना, हमारा सेपरेट कमरा होना चाहिए, हमारे कमरे में नॉक कर कर आओ, जो कि अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन पॉइंट यही है ना, हमारे देश की नींव नहीं है इस चीज़ के ऊपर, ये हमारी वैल्यू थी नहीं कभी। हम तो वेस्टर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न की जो वैल्यूज हम बोरो कर रहे हैं वो अच्छी हैं अपने आप में, नो डाउट अच्छी हैं वो अपने आप में, वरना औरतों को तो बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझा जाता था पहले, और घूंघट के पीछे ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती थी, कहीं नहीं जाएगी। जैसी ससुराल आ गई शादी के बाद, तो वो उन्हीं 3-4 कमरों के अंदर घूमती रहेगी, और वहीं पर बुढ़ापे में उसकी लाश वहां से बाहर निकलेगी। ये औरतों की जीवन था, ये औरतों की जिंदगी थी। महिला सशक्तिकरण का कंसेप्ट जब से आया है, विमेन एम्पावरमेंट का, तब से औरतें थोड़ी वोकल हो गई हैं। वोकल का मतलब आवाज उठाने लगी हैं अपने अधिकार के लिए, ठीक है। लेकिन इससे ये जो क्या है, वेस्टर्न वैल्यूज के चलते एक चीज आई है, अब आप प्रीवियस पॉइंट पर आओ वापस, कि लोगों को फ्रीडम मिल रखा है, लड़के लड़कियों को बहुत सारे घर परिवारों के अंदर, कि अब वो जिससे शादी करना चाहते हैं उसका प्रपोजल अपने घर वालों के आगे खुद रख देते हैं कि दिस इज द मेट, यानी कि पार्टनर। मेट का मतलब होता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, मेट का मतलब होता है पार्टनर आपका। ये पार्टनर है पापा, ये पार्टनर है वो मम्मी, ये वो लड़का है, ये वो लड़की है जिसको हमने चूज करा है अपना जीवन साथी बनाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो रिश्ता, आप जिस रिश्ते को, जिस प्रपोजल को अपने घर परिवार वालों के सामने लेकर आए हो, तो उनको लगता है कि आप भगभगा कर शादी ना कर लो या एग्रेसिव ना हो जाओ अपनी डिमांड को लेकर। तो घर परिवार वाले पहले सोच समझने के बाद ही, सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी शादी करते थे। लेकिन आज के लोगों को सिर्फ अपना पार्टनर दिखाई देता है, चाहे बाद में भले ही आपकी शादी अगर हो जाए और आपके ससुराल में आपकी सास या ससुर आपको कुत्ता बनाकर रखें,
लेकिन आपको दिखता है यार नहीं यार ये बंदे ने मेरे साथ कस्में वादे निभाए हुए हैं, रोज़ शाम को इसने मेरे साथ आइसक्रीम चाउमीन खाई हुई है। तो घर परिवार के लोग लेकिन जब रिश्ता लेकर जाते थे तब वो उस परिवार का पूरा बैकग्राउंड, हर एक बंदे का नेचर, कल को हमारी लड़की की परिस्थिति क्या होगी, हमारा लड़का जब जुड़ेगा इस परिवार के साथ तो उठना बैठना, आना जाना, कैसा व्यवहार है इनका, ये सब कुछ कैसे होगा, कहीं ये शोशाबाजी तो नहीं करते बहुत ज़्यादा, दिखावा तो नहीं है इनके अंदर, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड का परिवार तो नहीं है। इन सब चीज़ों को घर परिवार के लोग देखते थे। लेकिन आज जब हम पर्सनली किसी को चूज करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करवाते थे घर परिवार वालों के सामने कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ वही पर्सन नजर आता है और उसके बेसिस पर हम पूरी स्टोरी मेकिंग कर लेते हैं कि ये अच्छा है तो उसका घर परिवार वाला भी अच्छा होगा। इसके अलावा लोगों के एटीट्यूड में एक परिवर्तन और आया है जिसकी वजह से मैरिज जो है वो डिमिनिश होने लगी है। और अब वो ना एक धार्मिक एंगल से नहीं देखा जाता, पवित्र बंधन धार्मिक तरीके से नहीं रह गया, अब वो सिर्फ एक सोशल सेरेमनी रह गई है। कैसे? आप इसमें एक नॉर्मल एग्जांपल यूज कर सकते हो। 7 वचन हिंदू धर्म के अंदर या इस्लाम धर्म के अंदर जो निकाह होता है, कबूले 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 बोलना, और हिंदू धर्म के अंदर 7 फेरे लेना अग्नि के आगे, अग्नि को साक्षी मानकर, हर फेरे की एक रेलेवेंस होती है कि उसका वचन होता है और वो एक रिलीजियस अफेयर की तरह ही देखा जाता है। तभी तो लिविंग रिलेशनशिप को वो इज्जत नहीं मिलती है भारत के समाज के अंदर जो शादी के रीति रिवाजों और परंपराओं को पूरा करने के बाद जब आपके पास किसी का टैग लग जाता है कि ये आपका हस्बैंड, ये आपका वाइफ, ये आपकी वाइफ। ब्रेकअप और पैचअप तो रोज होते हैं लोगों के। शादी के बाद आपके लिए आसान नहीं होता ऐसे कदम उठाना कि आप गैर मर्द से जाकर बात कर लो, या आप बोलो कि आज रात को तो मुझे उसी के घर पे रुकना है, मुझे नाइट आउट करना है अपने दोस्तों के साथ। आपके घर पर फिर एंट्री और एग्जिट भी आपके स्पाउस की सहमति से आपके साथ मिलकर होता है। लेकिन ब्रेकअप पैचअप में कितनी देर लगती है? आप उसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ये वाला गेम तो रोज चलता है निब्बे निब्बियों के बीच में। शादी के बाद लेकिन ये वाला गेम नहीं चलता है। और जहां पर ये घर परिवार के अंदर चलता है तो वहां डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब लोग क्योंकि पहले रिलीजियस अफेयर देखते थे शादी को, लेकिन अब सोशल सेरेमनी की तरह देखते हैं। कैसे? आप इसमें एक एग्जांपल यूज कर सकते हो। शादी के अंदर लोगों का अब ध्यान ना अपने स्पाउस के साथ वचन, नियम, धर्म, कानून को निभाने के ऊपर से ज्यादा अब ये रहता है उन्होंने 1 करोड़ की शादी करी थी तो हम अपनी कम से कम 5 करोड़ की करेंगे। उन्होंने अपनी लड़की की विदाई जो है वो थार में करी थी, स्कॉर्पियो में करी थी, तो हम हेलीकॉप्टर में करेंगे। ये इस प्रकार से देखी जाने लगी आजकल मैरिज कि आप शो ऑफ कितना कर सकते हो। तो मॉडर्न मैरिज जो है आजकल की आधुनिक भारत के अंदर जो शादियां होती हैं, इट डज नॉट सिंबलाइज द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द फैमिली हेड ओवर अदर मेंबर्स। कहने का मतलब ये है जैसे पहले के ज़माने में जैसे जब शादी होती थी तो कुछ रिचुअल्स निभाए जाते थे, उन रिचुअल्स को बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो करा जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो बहुएं जो है वो घूंघट करेंगी, कमरे से बाहर ससुर के सामने नहीं निकलेंगी, हर जगह जाने की उनको अनुमति चाहिए पड़ेगी, वो अपनी मनपसंद के कपड़े एज सच सारे नहीं पहन सकती हैं, साड़ी पहननी पड़ेगी, पल्ला करना पड़ेगा, प्रॉपर श्रृंगार होना चाहिए। लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं और फैमिली का जो हेड है उसके सामने उसको सुपीरियर अथॉरिटी मानना, यानी कि अपने सास ससुर की इज्जत करना, एक लड़की के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं अगर आपको तो, और एक लड़के के लिए भी मतलब ये सारी चीज़ होना कि जब वो अपने ससुराल जा रहा है, लड़की के घर जा रहा है, तो उसका वहाँ पर बिहेवियर या फिर उसका चाल चलन, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उन सारी चीज़ों में एक लक्ष्मण रेखा होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप जैसे देखते हो कि इसमें कोई सही गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये चेंजेस हैं जो मैं बताया जा रहा है कि ये भारत के अंदर पारिवारिक सिस्टम किस तरफ जा रहा है।
यहाँ सही और गलत की बात ही नहीं हो रही है, ये तो सही गलत एनालिसिस में आपको खुद दे रहा हूँ अपने मन से कि जो इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपका दिमाग चलेगा। तो जितनी बातें आपका दिमाग सोच सकता है वो सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि इसके नेगेटिव रिपरकशन पॉजिटिव रिपरकशन, ये टॉपिक उस बारे में है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स लिखे होते हैं टॉपिक के। ये तो मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और वो भी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ। हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा था कि हेड ऑफ द फैमिली के सामने पहले लड़कियां शर्माती थी शादी के बाद, या फिर साड़ी पहनना, पल्लू करना, घूंघट ढकना। आज के ज़माने में क्या कि सास ससुर के साथ लड़कियां जो हैं छोटे कपड़े पहन के, शॉर्ट्स पहनकर फैमिली में गई हैं। अच्छी बात है, वो उनको उधर उतना स्पेस भी मिल रहा है कि जैसे वो अपने घर परिवार में रहती हैं वैसे ही वो ससुराल में भी जाकर रह रही है, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होने लगा है, चेंजेस क्या होने लगे कि पहले जो लड़कियां डरती थी अपने सास ससुर से, अब वो उनके साथ इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हैं हंसते नाचते गाते हुए। आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक चेंजेस है, ये भी एक चेंज है जो कि विटनेस करा गया है और ये वास्तविकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद इन्फ्लुएंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। इन सारी वैल्यूज़ की वजह से बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस आए हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में, यानी कि यंगस्टर्स की भी अगर आप बात कर लो, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर वो कुछ रह भी रहे हैं तो अब वो आवाज़ उठाने लग जाते हैं कि ये चाचा होते कौन है, ताऊजी होते कौन है, मेरी भी तो अपनी लिबर्टी है, बुआ बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आ सकती है। तो अब बच्चे या यंगस्टर्स वोकल हो गए हैं अपने अधिकारों को लेकर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, या फिर जो वो वेब सीरीज देखते हैं, हॉलीवुड प्रोग्राम्स देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, या फिर कोई भी बॉलीवुड मूवी जो आजकल बनती है कंटेम्प्रेरी रियलिटी की थीम्स के ऊपर, कि हमारी लिबर्टी, हमारा स्पेस, हमारा कमरा, डोर को नॉक कर कर आना चाहिए, बड़ों को भी हमारे कमरे के अंदर। तो बच्चे, यंगस्टर्स इस चीज़ के अंदर काफ़ी वोकल हो गए हैं वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते करते। पहले क्या होता था कि बच्चे अगर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो बड़े एक थप्पड़ लगा के उनको शांत करवा देते थे। आजकल पता चला बच्चे ही बड़ों के थप्पड़ लगाते। उसके बाद चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन, मेन फैक्टर जिसकी वजह से चेंज आया है एक औरत की परिस्थिति में, उसकी पोजीशन में हमारे भारत के समाज के अंदर, वो है मेनली उसका इकोनॉमिक रोल जब से चेंज हुआ है कि अब उसको घर परिवार की कमान संभालने के लिए नहीं दी जाती है, कि मतलब हाउसवाइफ नहीं रखा जाता उसको बनाकर कि तुम सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हो, बच्चे पैदा करो और उसके बाद बच्चों को संभालो। ये पहले होता था। अब मतलब हालांकि हर जगह पर तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारे घर परिवार के लोग अपने घर की औरतों को अलाउ करते हैं। उनको लगता है कि सपोर्टिंग रोल भी मिल जाएगा, बेटा भी अर्निंग है, बहू भी अर्निंग हो जाएगी, या फिर हस्बैंड वाइफ अगर न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो वो जॉइंटली डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हारी और मेरी इनकम को मिलाकर हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जा सकता है, हमारा घर का किराया टाइम पे चला जाएगा, सारे बिल्स पूरे भर जाएंगे, तो मेरा भी फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। लेकिन औरत के इस इकोनॉमिक रोल की वजह से दुष्परिणाम क्या होते हैं ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। तो जो न्यू इकोनॉमिक रोल जब से औरतों का शुरू हुआ है कि अब वो हाउसवाइफ से बढ़कर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर पार कर कर अब एक वर्किंग वुमेन बनने लगी हैं, उसकी वजह से उनको एक नई आइडेंटिटी और एक नई पोजीशन मिली है भारत की समाज के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन इसके मैंने आपको कुछ नेगेटिव रिपरकशन भी बताए। अच्छे रिपरकशन तो है ही सारे, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर एक घर की औरत भी कमा रही है तो वो अच्छी बात ही है, एक एडिशनल सपोर्ट ही मिलेगा, मर्द का जो बर्डन है फाइनेंशियल बर्डन वो कम ही होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें बच्चों की जो यंग एज है उसको प्रभावित कर सकता है। अगर आपने बच्चों को अपने टाइम नहीं दिया, औरत की हेल्थ को डिटरेट कर सकता है, क्योंकि बहुत बार अगर औरतों को एक नया इकोनॉमिक रोल दिया जा रहा है घर से बाहर जाकर कमाने का, लेकिन फिर भी बहुत बार ये एक्सपेक्ट करा जाता है औरतों से, बिकॉज हमारे देश में अगर ऐसे घर परिवार के लोग अगर औरतों को, कोई भी घर परिवार के लोग अगर घर की औरतों को कमाने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो यानी कि उस घर के अंदर पेट्रियार्की तो नहीं है, लेकिन ऐसे घर परिवारों के अंदर बहुत बार हिडन पेट्रियार्की देखी जाती है। अब ये हिडन पेट्रियार्की क्या होता है कि आप अपनी बहू को अलाउ कर रहे हो घर से बाहर जाने के लिए, या एक हस्बैंड अलाउ कर रहा है अपनी बीवी को कि हाँ ठीक है हम एक बेबी सिटर रख लेंगे, तुमने क्योंकि इतनी शिक्षा ग्रहण करी हुई है, इतनी स्किल है तुम्हारे पास, तुम भी थोड़ा सा
बाहर जाकर कमा लोगी तो मेरे को एक इनकम सपोर्ट हो जाएगा, मेरे से सब कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम सपोर्ट कर दोगी तो अच्छे से हमारा घर परिवार चल पड़ेगा, बच्चे भी हमारे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, और अगर हम दोनों मिलकर अगर इतना अच्छा कमाएंगे तो हम बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई एक आया वगैरह या बेबी सेटर रख देंगे। लेकिन हिडन पेट्रियार्की, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन हिडन पेट्रियार्की में ये वाला घर परिवार कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? अगर उस घर परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ अकेले हैं और हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम जाकर कमा सकती हो बाहर, लेकिन फिर घर की औरत से ये एक्सपेक्ट करना कि आगे मतलब ऑफिस से आने के बाद बच्चों का होमवर्क वही करवाएगी, खाना वही बनाएगी, और सारी चीज़ों को देखना, बच्चों की पीटीएम पे जाना ये औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हिडन पेट्रियार्की है। और अगर उन कपल्स के साथ जो दोनों कमाने जा रहे हैं घर के बाहर, सास ससुर भी रह रहे हैं, इन लॉज भी रह रहे हैं, और फिर आके उनकी सेवा करनी है, ठीक है, मम्मी जी की दवाइयाँ देखनी है, पापा जी का जो हाजमे का चूरन है वो उनको देना है, रात को दूध बना कर देना है, च्यवनप्राश खिलाना है, तो फिर वहाँ पर एक औरत का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तो वहाँ पर भी अगर दोनों जो कपल्स हैं वो वर्किंग है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वहाँ पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर घर पे आने के बाद भी दोनों कपल्स अपने काम को इक्वली डिवाइड करके घर परिवार को आगे लेकर चले। तो ये हर पॉइंट के मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिपरकशंस इनफ एग्जाम्पल देकर, एग्जाम में तो आपको स्कोप मिलेगा कि आप एक ही एग्जाम्पल को लिख सकोगे, उतना ही टाइम है आपके पास। मैंने हर एक पॉइंट की आपको 5-5, 10-10, 15-15 एग्जाम्पल दे दिए, और जितनी बातें हो सकती थी इसके बारे में मैंने उससे सारी कर दी। इसके बियॉन्ड आप खुद से कोई पॉइंट बना सको, लिख सको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थॉरोली इस टॉपिक को पढ़ते हो तो इतने ही पॉइंट आपके दिमाग में खुद से भी आ पाएंगे। इसके बियॉन्ड मेहनत करने का इस टॉपिक के ऊपर कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप लिख नहीं सकोगे, टाइम ही नहीं होगा इतना आपके पास, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस भारत के घर परिवारों के अंदर जो देखे गए हैं 21वीं शताब्दी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।